हेलो दोस्तों, मैं आज एक अपने पाकिस्तानी व्यूवर्स के एक इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, पाकिस्तान एक मुल्क जो अब गलत डायरेक्शन में जा रहा है। पाकिस्तान जिसे अपना आइडियोलॉजिकल गुरु मानता है, यानी कि सऊदी अरेबिया और यूएई, पाकिस्तान को इन दो कंट्रियों से अभी सीखना चाहिए। रिसेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर अगर हम लोग नज़र डालते हैं कि क्या हो रहा है सऊदी अरेबिया में, क्या हो रहा है यूएई में, तो सऊदी अरेबिया एक कंजर्वेटिव मुल्क, जहां पे औरतों को कार ड्राइव करने की परमिशन नहीं थी, जहां पे म्यूजिक बैन था, जहां पे फिल्म देखने के लिए लोग नहीं जा सकते, आज सऊदी अरेबिया एक नई शक्ल अपना रहा है, दुनिया के सामने अपना एक प्रोग्रेसिव चेहरा लेके आ रहा है। वहां पे डिक्लेयर कर दिया गया है कि लड़कियां या जो भी औरतें हैं वो अपनी मर्जी से बुर्का पहन सकती है या ना पहने तो भी चलेगा। वहाँ पे अब लड़कियाँ कार ड्राइव कर सकती है। वहाँ पे जहाँ पे सऊदी में फिल्म पे ऊपर पाबंदी थी, जहाँ पे म्यूज़िक के ऊपर पाबंदी थी, वहाँ पे अभी फार्मूला 1 की रेसिंग के इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए। उसके बाद म्यूज़िक के कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज हुए। वहाँ पे जस्टिन बाइबर जो सिंगर है वो वहाँ पे आए थे। भारत की तरफ से सलमान खान वहाँ पे जाके डांस वगैरह करेंगे। तो एक प्रोग्रेसिव चेहरा सऊदी अरब सामने लेके आ रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन सलमान। तो ये जो उनके क्राउन प्रिंस है वो अभी, क्योंकि अभी किंग जो है सऊदी अरेबिया की, उनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, तकरीबन 86 एज है उनका, तो वो अभी थोड़ा पिक्चर से बाहर चले गए हैं और क्राउन प्रिंस ही इनडायरेक्टली सऊदी अरेबिया को अभी हैंडल कर रहे हैं। तो जिस तरीके के डिसीजंस मोहम्मद बिन सलमान ले रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान को इससे सीख लेनी चाहिए। रिसेंटली लास्ट वीक में सऊदी अरेबिया ने तबलीगी जमात, तो तबलीगी जमात ये जो है इसका ओरिजिन इंडिया में ही हुआ था, मेवात रीजन में, यानी हरियाणा और राजस्थान के बीच का जो रीजन है उसको मेवात रीजन बोलते हैं। वहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि मुसलमानों को, जो मुसलमान भटके हैं ओरिजिनल इस्लाम से, उनको इस्लाम की तरफ लेके जाना और उन्हें सच्चा मुसलमान बनाना। तो और उनका जो मेन फोकस था ना, जो इंडियन मुस्लिम थे, ये तो मोस्टली सभी पाकिस्तान में जो भी जितने मुस्लिम हैं और इंडिया में भी जितने मुस्लिम हैं, ये एक कन्वर्टेड मुस्लिम्स है। ये ओरिजिनली सभी पहले हिंदू थे। बाद में जो सेंट्रल एशिया से जो मुस्लिम रूलर्स आए वो इस्लाम लेके आए थे और इस्लाम यहाँ पे, उसके कई सारे रीज़न थे। कुछ इस्लाम जो है तलवार के जोर पे फैलाया गया, कुछ लोगों को जो हिंदुज़म में कास्टिज़म था वो अच्छा नहीं लगा तो वो खुद से कन्वर्ट हो गए इस्लाम में। बेसिकली जो भी लेकिन मुस्लिम है वो ओरिजिनल थे हिंदू ही, तो वो कन्वर्ट होकर अभी मुस्लिम बन चुके हैं। लेकिन वो कन्वर्ट होने के बाद है ना, सभी आदतें चली नहीं जाती। वो कुछ सर्टेन ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे थे इंडियन रीजन में जो हिंदुज़म से एडॉप्ट की गई थी या वो कैरी फॉरवर्ड हो गई थी। तो ये तबलीगी जमात को बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इससे कि भाई ये तो मतलब इस्लाम को प्योर इस्लाम के रूप में हमें फॉलो करना है, ये जो कुछ भी हिंदुओं की चीज़ें हैं ये नहीं करनी है। ये उनका ऑब्जेक्टिव था और मुसलमानों को एक किस तरीके से एक स्ट्रिक्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम को पढ़ाना, ये काम इसका था। बट काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स ने, यूएस गवर्नमेंट की भी तबलीगी जमात के ऊपर मतलब उन्होंने फोकस ऑब्जर्वेशन में रहता है कि ये इनकी एक्टिविटीज़ वगैरह के ऊपर उनकी एजेंसियाँ देखती रहती है। और लास्ट वीक में सऊदी अरेबिया ने इसको बैन कर दिया, बोल दिया कि ये सोसाइटी के लिए डेंजर है। तो आप अगर देखो, मतलब इधर पाकिस्तान में पाकिस्तान से टीएलपी, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान और टीटीपी संभाले नहीं जा रहे हैं, उधर सऊदी अरेबिया ने सीधा बात बैन कर दिया इस तबलीगी जमात को। क्या पाकिस्तान में हिम्मत है टीएलपी को बैन करने की? बिल्कुल नहीं है। घुटनों पे टिका दिए आपके इमरान खान की गवर्नमेंट ने जब टीएलपी ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो जिस कंट्री को आप इस्लाम का मतलब एक होम कहते हैं सऊदी अरेबिया, वो मॉडर्न हो रहा है। आपने इस्लाम का ठेका नहीं लिया है। इस्लाम का तो सबसे बड़ा ठेकेदार सऊदी अरेबिया है। आज सऊदी अरेबिया जाके इजराइल से बातचीत कर रहा है, उनकी कोवर्टली डिस्कशंस हो रहे हैं, दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। हाँ, अभी हालांकि अभी उन्होंने जग जाहिर नहीं किए हैं, बट पूरा गल्फ वर्ल्ड जो है, यूएई ने पिछले साल इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया था। एक साल होते होते वहां पे दोनों के कंट्रीज में अभी एक दूसरे के एम्बेसडर जाके बैठ गए हैं। लास्ट वीक में जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे नफ्ताली बेनेट, उनकी अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस है शेख मोहम्मद बिन जायद, उनसे मुलाकात हुई थी।
लेकिन पाकिस्तान अभी भी अड़ा है कि भैया हम तो इजराइल से बात नहीं करेंगे, इजराइल को हम लोग मानते ही नहीं है। तो भैया ऐसा कौन सा इस्लाम का ठेका आपने लेके रखा है? जो इस्लामिक ओरिजिनल मुल्क थे, ये जो सऊदी अरेबिया, यूएई, जो भी बाकी के मुल्क है, कतार ने भी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखे हैं उनके साथ, बहरीन ने रखे हैं, ओमान ने रखे हैं, तो पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? तो पाकिस्तान को ये सऊदी अरेबिया, यूएई से सीखना चाहिए। ये जिस तरीके से सऊदी स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहा है वहाँ के, भले ही वो सऊदी भी एक इस्लामिक मुल्क है, उनसे बड़ा इस्लामिक मुल्क कौन है आप बताओ? वो अगर हिम्मत करके तबलीगी जमात के ऊपर बैन लगा सकता है तो पाकिस्तान में क्यों हिम्मत नहीं है वो टीएलपी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बैन लगाए? और सऊदी अरेबिया जो कि इजराइल के साथ बात कर सकता है, तो ये पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है भारत के साथ बात करने में? सभी मुल्क जो है वो अपना फायदा देखते हैं। यूएई ने फायदा देखा कि भैया इजराइल के साथ रिलेशन करेंगे तो ट्रेड प्रमोट कर सकते हैं, तो उन्होंने इजराइल के साथ बातचीत की, उनको रिकॉग्नाइज किया, एक दूसरे के यहाँ जाके एम्बेसी खोल दी। सऊदी अरेबिया देखो, जिसके यहाँ म्यूजिक बैन था, जो एकदम रिजर्व्ड कंट्री थी, एकदम मतलब कंजर्वेटिव कंट्री थी, वहां पे अभी जाके म्यूजिक के कॉन्सर्ट्स हो रहे। क्यों हो रहे? वो टूरिज्म प्रमोट करना चाहते हैं। वो एक साल में अराउंड $2.5 बिलियन उससे कमाना चाहते हैं। उनका एमबीएस का जो क्राउन प्रिंस है वहां के, उनका एक विजन है कि 2030 तक सऊदी अरेबिया को $100 बिलियन टूरिज्म से जनरेट करने। एक विजन होता है। इमरान खान के पास कुछ विजन है ही नहीं, कंट्री कर्जे में डूबी है, इनको पता नहीं कि कंट्री को कैसे बाहर निकालना है। तो क्योंकि सऊदी को पता है आने वाले वक्त में तेल खत्म हो जाएगा, तो आज तो तेल बेच बेच के वो अमीर हो गए, लेकिन कल को कहां से तेल अगर नहीं रहेगा, जैसे कि दुनिया बाकी टेक्नोलॉजी के लिए ऊपर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और भी कोई सोलर एनर्जी के यूज का इस्तेमाल हो रहा है किसी व्हीकल्स के लिए, तो आने वाले वक्त में हर एक कंट्री अपना जो डिपेंडेंस है वो तेल के ऊपर, क्रूड ऑयल के ऊपर कम करती जा रही है। ऐसे में फ्यूचर में सऊदी को पता है कि उनसे कोई ऑयल नहीं खरीदेगा, तो इसलिए वो आज से ही जुटे हैं कि और किस चीज में हम लोग इंप्रूव कर सके, जहां से हमें रेवेन्यू जनरेट हो, जहां से बिलियंस ऑफ डॉलर उनके कंट्री में आए। तो उन्होंने अभी फोकस किया है टूरिज्म के ऊपर, उन्होंने फोकस किया है टेक्नोलॉजी के ऊपर। सऊदी अरेबिया एक ऐसी सिटी बनाने जा रहा है जो टेक्नोलॉजी में, मतलब जो भी हम लोग बोलते हैं ना सिलिकॉन वैली यूएस में वगैरह, वो उस टाइप का जहां से पूरी जो स्टार्टअप्स नए होंगे वो वहां पे आके बैठ जाएंगे सऊदी अरेबिया में। तो ये होती है थिंकिंग। यूएई ने देखो दिमाग लगा लिया, उनको पता है कि इजराइल, तेल अवीव काफी ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं उनसे, काफी ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। एक साल में उनके मिलियंस ऑफ यूरो के उनके एक दूसरे के साथ डील साइन हुए, तो ये सब चलता है। और इससे आगे जाके यूएई ने इजराइल से उनकी जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम है वो भी खरीदने के लिए रिक्वेस्ट डाली थी इजराइल को, लेकिन इजराइल ने वो अभी के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इजराइल थोड़ा मतलब अभी भी कंजर्वेटिव अप्रोच रख रहा है, क्योंकि उसको पता है इजराइल को कि यूएई और तेहरान यानी ईरान के रिलेशंस अच्छे हैं, तो ऐसे हालात में कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी या डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी यूएई को देना उन्होंने फिलहाल के लिए टाल दिया है। हो सकता है आने वाले सालों में इजराइल ये टेक्नोलॉजी, एंटी मिसाइल सिस्टम यूएई को दे भी दे। तो इस तरीके से चीजें गल्फ में चेंज हो रही है, लेकिन पाकिस्तान एक पुराने जमाने में अटका है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अभी कल को वो अगर सऊदी अरेबिया भी इजराइल को एक्सेप्ट कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो पाकिस्तान क्या करेगा बाद में? सभी बहुत सारे इजिप्ट देखो, कतार देखो, बहरीन देखो, ये सब मुल्कों ने इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया, तो पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम आ रही है? और किस मुंह से वो जाके इजराइल को मिलेंगे बाद में? तो उनकी खुद की फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। जो सऊदी कर रहा है, यूएई कर रहा है, एटलीस्ट उसको तो देखो, आप उससे समझो। आप वो तो अमीर मुल्क है यूएई और सऊदी अरेबिया, फिर भी अपना फायदा देख रहे हैं। आप पूरा कर्जे में डूबे हो, आपके पास मुश्किल से $22 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है, आपके ऊपर कर्जा है $128 बिलियन का, यानी $106 बिलियन आपको एक्स्ट्रा चाहिए कर्जा अगर चुकाना है। तो दिन ब दिन पाकिस्तान की हालत बदतर होती जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान को ऐसे एक विजन रखना चाहिए, विजन 2030 या विजन 2035। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्हें पहले कश्मीर का ये फालतू इशू को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कश्मीर तो मिलने वाला नहीं है। उनको मतलब कुछ चीजें होती है ना, रियलिस्टिक वे से अप्रोच करनी होती है, कि फालतू मतलब ख्याली पुलाव नहीं बनाना रहता है। कि अभी आप
हर एक पाकिस्तानी को सोचना चाहिए कि कौन से हालत में कश्मीर पाकिस्तान को मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। 4 जंगें हो चुकी है, पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो भारत को वॉर में हरा सके, जंग में हरा के कश्मीर अपने पास ले सके। दोनों भी न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाली कंट्री है, तो भारत को भी जिस तरीके से उस साइड का कश्मीर नहीं मिलेगा, पाकिस्तान को भी इस साइड का कश्मीर बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये कश्मीर का इशू सबसे बड़े फालतू इशू छोड़ देना चाहिए। ये भारत दुनिया की आप कितना आज तक 70 सालों में हर बार जाके पाकिस्तान का जो भी प्राइम मिनिस्टर रहता है यूएन में जाके स्पीच दे के आता है कश्मीर के ऊपर, क्या हुआ फायदा? कुछ नहीं हुआ। उसको ये सब इशू छोड़ के भारत के साथ ट्रेड में एंगेज होना चाहिए। भारत की जो 130 करोड़ की आबादी है, इतनी बड़ी मार्केट है, उसके साथ एंगेज होना चाहिए। उससे बिलियंस ऑफ डॉलर कमाने चाहिए। टूरिज्म के ऊपर फोकस करना चाहिए। इजराइल जैसी एडवांस कंट्रीज है, उनको रिकॉग्नाइज करके उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए। और जहां पे भी पाकिस्तान का फायदा है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि फालतू इस्लाम का ठेकेदार बनके कोई घूमने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका देश चलाना हो। और रिलीजन, एक मैं पहले भी बोल चुका हूं कि एक घर में रखने, घर एक पर्सनल चीज होती है हर एक व्यक्ति की। वो रिलीजन कोई रास्ते पे नहीं लेके जाके हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या पॉलिटिकल टूल उसको नहीं बनाना चाहिए। हर एक की मर्जी है अपना अपना रिलीजन फॉलो करे। तो पाकिस्तान को ये रिलीजियस जो भी बुर्का पहना है पाकिस्तान ने, वो फाड़ के फेंक देना चाहिए और ठंडे दिमाग से जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है ऐसे डिसीजंस उनको लेने चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।